हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, ये आइडियोलॉजी। लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, ये उन ऑडियंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो फेमिनिज्म में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप समझेंगे। और दूसरा, उन लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है जो मैरिड हैं, स्पेशली गर्ल्स, या जो लड़कियां ऐसा फील करती हैं कि जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स दे आर नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू द राइट्स दे डिजर्व। वो सारी लोग जो हैं वो इस चीज़ से, इस टॉपिक से रिलेट कर पाएंगी। स्पेशली मैरिड गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ और अपने फैमिली लाइफ में वो जो जगल कर रही होती हैं, वो चीज़ इन्होंने, फेमिनिस्ट ने बताई है कि कैसे औरतें बहुत बुरा फील करती हैं और कैसे उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो बहुत खुश हैं, और क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स से डिविएट नहीं होना चाहते, इसलिए वो प्रिटेंड करती हैं कि वो खुश हैं। तो फेमिनिज्म से स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं कि इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसा हुआ। पहला जो टेक्स्ट माना जाता है फेमिनिज्म का, वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। मैरी वोल्सक्राफ्टमैन का आपने सुना होगा। मैरी वोल्सक्राफ्ट का जो इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो इनका जो टेक्स्ट है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उससे आप जानेंगे कि मॉडर्न फेमिनिज्म का स्टार्ट कैसे हुआ है। आप इनकी स्ट्रगल को देखेंगे, आप कभी अगर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हें सिर्फ वोटिंग राइट्स लेने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वोटिंग राइट्स लेने के लिए इन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। आपके लिए ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि ओ मतलब वोटिंग राइट्स भी वुमेन के पास नहीं थे, लेकिन हाँ ये सच है कि वोटिंग राइट्स के लिए जिन कंट्रीज को आज आप सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहती हैं, उन्होंने भी अपने 50% ऑफ द पॉपुलेशन को वोटिंग राइट से महरूम रखा था। तो आप, और अगर आप इंडिया का देखें तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही, इंडिपेंडेंस के साथ ही वुमेन को इक्वल, एटलीस्ट लीगली इक्वल स्टेटस दिया था वोटिंग राइट्स के टर्म्स में। तो आप देखिए, आपको पता होगा कि 18 इयर्स जो है वोटिंग एज है। इससे पहले आपको पता होगा कि 21 एज थी वोटिंग एज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 61st अमेंडमेंट एक्ट से इस एज को रिड्यूस कर दिया गया था। बहुत बार यूपीएससी पूछ लेती है, तो मैं जनरली बीच बीच में इस तरह की चीज़ें डाल देती हूँ। पिछली बार ही कभी तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट यूपीएससी ने पूछा था। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, वो याद होने चाहिए। जैसे कि 61st अमेंडमेंट एक्ट से जो है वोटिंग राइट्स कंट्री में रिड्यूस हो गया था 21 से 18। तो इंडिया में तो हमेशा से ही वोटिंग राइट था, वुमेन के पास इक्वल वोटिंग राइट था। लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जिनका कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो काफ़ी लेट आया, तो हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिसेस जो है इम्बाइब करी, अच्छी प्रैक्टिसेस दूसरे कंट्रीज से। तो जो वोटिंग राइट्स है या पॉलिटिकल राइट्स है या सेम लीगल राइट्स की बात है, वो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म करेगी। ये एक्चुअली लिबरल आइडियाज से आती हैं। इनका कहना होता है कि जो राइट्स मेन को हैं, जैसे कि इक्वल एजुकेशन के राइट्स होने चाहिए, इक्वल लीगल स्टेटस होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटस होना चाहिए, वो राइट्स इक्वली अगर वुमेन को देंगी तो ये इमेंसिपेट करेंगी, इनका इमेंसिपेशन होगा। और आप देखेंगे फर्स्ट फेमिनिज्म जो है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, वो आया था मतलब उन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा देखा गया, उन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था जिन कंट्रीज में ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी, इनके ब्रदर, इनके हस्बैंड्स, इनके फादर्स को वोटिंग राइट्स ऑलरेडी थे। तो ये वुमेन डिमांड करने लगी कि इनके पास भी वोटिंग राइट होना चाहिए। और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो खत्म भी हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड में 1893 में वोटिंग राइट दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं वीक होता गया। जैसे कि फर्स्ट वेव जो है वो क्या करती थी, उसने डिमांड किया कि लीगल और पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। तो
जैसे जैसे वोटिंग राइट्स मिलते गए वैसे वैसे ये वीक होती गई, ये वे फेमिनिज्म की या इस तरह की डिमांड, या जैसे कि आप किसी पर्पस के लिए यूनाइट हुए हो लेकिन वो यूनाइटिंग फोर्स ही खत्म हो जाए। जैसे कि अगर आप वोटिंग के लिए यूनाइट हुए थे और आपको वोटिंग राइट्स मिल गए तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी मूवमेंट, उसके आगे इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया। तभी आती है धीरे से सेकेंड वेव फेमिनिज्म की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो भी फेमिनिज्म पढ़ते हैं, बिटी फ्रीडमैन को उन्हें जाना चाहिए, बिटी फ्रीडन को जानना चाहिए। इनकी जो बुक है द फेमिनिन मिस्टिक, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताती है। इनका कहना है, इनका ये मानना है कि जो वुमेन, ये एक इस तरह के कुछ फ्रेजेस इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इन्हें आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि वुमेन को राइट्स सिर्फ लीगल नहीं होने चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, वो फैमिली में भी राइट्स की, उन्हें फैमिली में भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उनको फैमिली में भी इक्वल से मिलना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि जो वुमेन के साथ परेशानी है वो कुछ, उसका कोई नाम नहीं है। द प्रॉब्लम विद नो नेम, मतलब उनको आप स्पेशली जो मैरिड होंगी उनको, मतलब वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी कि वो उनके पास सब कुछ है, दे हैव मनी, दे हैव किड्स विद हु आर वेरी गुड एट स्टडीज, और दे हैव वेरी क्यूट एंड लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, लेकिन वो फिर भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसे देखा जाए तो सोसाइटी का नॉर्म यही कहता है कि भाई बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, हस्बैंड अच्छा है, केयरिंग है, अर्निंग है, तो वो फिर क्यों, मतलब ऐसे तो उन्हें वो खुश होना चाहिए, बट वो फ्रस्ट्रेशन था, उन्हें वो खुश नहीं थी एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये इशू क्यों है उनके साथ। तो इस चीज़ को बिटी फ्रीडन बोलती हैं द प्रॉब्लम विथ नो नेम। सिमिलरली ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं आगे जाकर। केट मिलेट भी बोलती है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करती हैं। ऐसे ही जर्मन ग्रीड्स जो हैं वो द फीमेल यूनक, इसके बारे में भी आप आगे जाकर पढ़ेंगे, डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी। केट मिलेट्स बोलती हैं कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स में सेक्स कैसे है, या जैसे कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो आगे जाकर आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे, वो भी इसके बारे में फेमिनिस्ट बात करते हैं। ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो डिमांड करती है कि सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स या लीगल राइट्स से लिबरेशन नहीं हो रहा है वुमेन का, वो इमेंसिपेशन उनका नहीं हो रहा है। आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तो आ गया कि वुमेन को इक्वल राइट है, वो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हो या मतलब फादर की प्रॉपर्टी भी हो तो उन्हें इक्वल राइट है। मतलब इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो एंसेस्टर का प्रॉपर्टी है या नहीं है, या 2005 के पहले या 2005 के बाद। तो इसी तरह से बट लड़कियां डिमांड नहीं करती हैं ना, आपको भी पता होगा लड़कियां डिमांड नहीं करती हैं प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों का। तो इनका कहना है कि लीगल या पॉलिटिकल राइट, इक्वल वोटिंग राइट होने का मतलब नहीं है कि आपको इक्वल से हो फैमिली में। इक्वल वोटिंग राइट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सोसाइटी में, वुमेन का एजेंडा तो बहुत कम मतलब मैनिफेस्टो में भी बहुत कम आता है। अब धीरे धीरे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को पता चलने लग गया है कि वुमेन का अवेयर हो रही हैं, एडुकेटेड हैं, तो उनका भी वोट काउंट होता है। पहले तो ये एजेंडा ही नहीं हुआ करता था। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जो आई है, आपकी गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा वुमेन के इश्यूज को हाईलाइट किया अपने प्रमोशन में, अपने कैंपेनिंग में। तो तब आपको देखने मिलेगा कि एक्चुअली मेट्रो सिटीज़ में तो फिर भी वुमेन का रोल है, लेकिन रूरल एरियाज में जो वोटिंग राइट्स की बात होती है तो वुमेन, जो भी उनके बड़ों ने कह दिया उन्हीं को वो वोट कर देती है, या उनके मेल मेंबर्स ने कुछ भी कह दिया कि इसे वोट करना, उनका खुद का कोई से नहीं होता, उनका खुद का डिसीजन नहीं होता है कि कौन सी पार्टी उनके बारे में बात कर रही है, कौन सी पार्टी एक्चुअली उनके इश्यूज की बात करेगी, उनके प्रॉब्लम्स को समझेगी, उनके प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करेगी लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में। तो वो इस बेसिस पर डिसाइड ही नहीं करते हैं। तो लीगल राइट आप खुद भी देखकर सोच कर देखिए कि
33% रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट में इतने दिनों से बातें चल रही है, लेकिन वुमेन का पार्टिसिपेशन रिजर्वेशन नहीं हुआ है अब तक पार्लियामेंट में। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि वुमेन का सिर्फ इक्वल वोटिंग राइट से कुछ नहीं होता है। 17th लोकसभा में ऑलमोस्ट 14% ही वुमेन है, उनका सिर्फ 14% रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे इश्यूज आप कभी वुमेन का हो या इक्वल रिप्रेजेंटेशन का हो या एसए में हो, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो एक और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर इक्वल लीगल राइट की ही बात कर रहे हैं तो बहुत बार गर्ल्स को ऑनर किलिंग होता है गर्ल्स का, तो क्या उन्हें डिसीजन लेने का हक नहीं है? सिमिलरली इनका जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है वो यही बात करती है, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट यही बात करती हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। दैट मीन्स कि सिर्फ जो मैटर्स हैं उनको प्राइवेट और पब्लिक में अगर आप डिमार्केट कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि ये प्राइवेट मैटर है, ये पब्लिक मैटर है, और प्राइवेट मैटर में गवर्नमेंट को घुसने का हक नहीं है, इंटरवीन करने का हक नहीं है, तो अगर प्राइवेट में मैटर मतलब अगर आप इस तरह से उसको क्लासिफाई कर देंगे तो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज उनके इश्यूज को ही नहीं रेज करेंगी, उनके इश्यूज को मतलब वो नेग्लेक्ट कर देंगे वुमेन इश्यूज को। तो इनका जो ये बोलना चाहते हैं कि पर्सनल मैटर भी पॉलिटिकल है, स्टेट को उसमें भी इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि उनका एमेंसिपेशन हो, ताकि उनका से बढ़े, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े। तो फिर आगे जाकर आप देखेंगे कि रेडिकल फेमिनिस्ट आए, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे फेमिनिज्म बढ़ता गया, ऐसे ऐसे फेमिनिज्म डेवलप होता गया। 1990s तक तो फेमिनिज्म ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर पार्ट में आ गया था, लेकिन इसके साथ ही दो प्रोसेस और अकम्पनी हुई, या इसके साथ दो प्रोसेस पैरेलली चल रही थी। वो है डी रेडिकलाइजेशन, दैट मीन्स आप देखेंगे एक रेडिकल फेमिनिस्ट एक ट्रेडिशन है या एक्सट्रीम है फेमिनिज्म का, उसमें वो बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, वो बहुत एक्सट्रीम्स में बात कर रहे हैं, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि रेडिकल फेमिनिस्ट है। तो उनके आने के बाद क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लग गई, तो पोस्ट फेमिनिज्म आया, जिनका कहना है कि ऑलरेडी फेमिनिस्ट को जो अचीव करना था वो कर चुके हैं, अब जो मूवमेंट है वो बियॉन्ड फेमिनिज्म है, या वो इश्यूज को रेज नहीं कर रही हैं। फिर दूसरी जो प्रोसेस अकम्पनी हो रही थी वो है फ्रैगमेंटेशन की, मतलब कि फेमिनिज्म में ही इतने ज़्यादा बाइफिकेशन होने लगे, इतने ज़्यादा स्ट्रीम्स आगे आगे आने लगी, तो सिर्फ लिबरल नहीं है, सिर्फ सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म नहीं है, सिर्फ रेडिकल फेमिनिज्म नहीं, उसके अंदर भी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी आएगा। ब्लैक फेमिनिज्म तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी हम पढ़ेंगे। लेस्बियन फेमिनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ लिबरल फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट और ब्लैक फेमिनिस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये और यूपीएससी पूछती भी है, यूपीएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही इको फेमिनिज्म भी पूछा था, तो वो बहुत अनकन्वेंशनल सा टॉपिक था, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जनरली कोचिंग सेंटर्स नहीं पढ़ाते हैं। तो फेमिनिज्म ऐसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप अगर फेमिनिस्ट या विमेन के इश्यूज को समझेंगे तो एसेज में और इनफैक्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वेटेज है विमेन इश्यूज का। तो अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएगा इश्यूज क्या है, तो आप प्रॉपरली अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कर पाएंगे। फिर कोर थीम ऑफ फेमिनिज्म है रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल, है पैट्रियार्की है, सेक्स एंड जेंडर है, इक्वालिटी एंड डिफरेंस है। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.